1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए दोस्तों? कितने समय के लिए लेना चाहिए? क्या ये 60 साल तक रखना चाहिए, 70 तक लेना चाहिए या 100 साल की उम्र तक लेना चाहिए? इस वीडियो में हम जानेंगे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या फीचर्स हमें ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन से राइडर्स हमें साथ में लेने हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे आपकी इनकम क्या होनी चाहिए जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं सीखेगा इंडिया की इस फाइनेंशियल सीरीज के अंदर आप लोगों के साथ आज टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करने आया हूं। सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस। इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे किस व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कब टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको खास ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं जो टर्म प्लान को एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ अलग अलग कंपनीज आपको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। और आखिरी में दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम बताने वाले हैं आप टर्म इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं टर्म इंश्योरेंस किस व्यक्ति को लेना चाहिए। सबसे पहले एक परिवार के अंदर जो ब्रेड विनर है, जो व्यक्ति एक्चुअल कमाई करके ला रहा है और पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है, उस इनकम पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति के नाम पर टर्म इंश्योरेंस होना सबसे जरूरी है। दूसरा, जिस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट्स है, यानी कि उनकी वाइफ, उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स अगर उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट है तो उस व्यक्ति के नाम पे भी टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अपने नाम पे कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, जैसे कि होम लोन ले रखा है, चाइल्ड एजुकेशन लोन ले रखा है या फिर कोई कार लोन ले रखा है, तो भी आपको उस लोन को कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने कोई बिजनेस लोन ले रखा है जो आप अपने काम को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, उस बिजनेस को भी आपके बाद चलता रहे तो भी कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ आप समझते हैं टर्म इंश्योरेंस हमें कब ले लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस हमें जितनी जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? आप जिस भी एज पे टर्म इंश्योरेंस लेंगे आपका प्रीमियम वेरी करेगा। यानी कि अगर आज आपकी उम्र 25 साल है और आप 1 करोड़ का टर्म प्लान लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका पर डे का प्रीमियम 120 रुपए आता है। अगर यही पॉलिसी आप 35 साल की उम्र पे लेते हैं तो ये 120 से बढ़ के 135 रुपए प्रतिदिन पे आ जाता है। और अगर यही आप 45 की एज पे यानी 45 की उम्र पे लेते हैं, ये प्रीमियम बढ़ के 160 रुपए प्रतिदिन आ जाता है। ध्यान रखिए, जितनी देर से लेंगे उतना ही ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस के लिए। एक चीज और हमें खास तौर पे ध्यान रखनी है दोस्तों, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपको अपने टर्म इंश्योरेंस का जो कवरेज है उसे भी बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आज मैं 25 साल का हूं और मेरी इनकम जो है 5 लाख रुपए की है सालाना, तो मेरे को तकरीबन 20 गुना उसका लाइफ इंश्योरेंस रखना चाहिए। तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आज मेरे को सूट करता है, मगर जैसे मेरी इनकम 35 साल की उम्र पे आके 5 लाख के बजाय 15 लाख रुपए हो जाती है, तो मुझे 15 लाख का 20 गुना कवरेज अपने लिए रखना चाहिए। यानी कि होता है वो 3 करोड़। 1 करोड़ मैंने पहले ले रखा है तो मेरे को अपने लाइफ पे 2 करोड़ से टर्म इंश्योरेंस को भी और बढ़ा लेना चाहिए, जस्ट टू एंश्योर कि अगर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो मेरे बाद मेरा परिवार सुरक्षित है और अपना लाइफस्टाइल उसी तरीके से मेंटेन कर पा रहा है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं किन किन इंपॉर्टेंट बातों का आपको खास ध्यान रखना है कोई भी एक टर्म प्लान अपने लिए पसंद करते वक्त। मैं साथ ही साथ आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे आपको एक टर्म प्लान जो आपको और आपके परिवार को सिक्योर करेगा, लेने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है किसी भी कंपनी का डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशो। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब दोस्तों, डेथ क्लेम के अंदर हम एक चीज को खास तौर पे ध्यान रखना है, समझते हैं इस तरीके से। लेट्स से एक इंश्योरेंस कंपनी ने आज 100 इंश्योरेंसेस सेल करी हैं, जिसके अंदर उनके पास टोटल 5 क्लेम्स आए हैं 1 साल के अंदर। अब ये क्लेम्स जो है किसी भी तरीके का हो सकता है। ये आपका मैच्योरिटी क्लेम भी हो सकता है, मनी बैक भी हो सकता है और साथ ही साथ डेथ क्लेम भी हो सकता है। जी हां, हमें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि हम डेथ क्लेम के ऊपर बात कर रहे हैं। सो लेट्स से ये 5 क्लेम्स के अंदर उनके एक्चुअली सिर्फ 2 ही डेथ क्लेम आए थे। तो अब आगे क्या निकल के आएगा, हमें यह देखना है कंपनी के पास जो 2 डेथ क्लेम्स आए थे उसके अंदर से उन्होंने कितने सेटल करे।
क्या ये कंपनी ने 2 के 2 डेथ क्लेम्स पूरे सेटल डाउन करे हैं कि नहीं करे हैं? अगर उन्होंने करे हैं 2 के 2 सेटल, तो उनको दिया जाएगा 100% डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो कि आज की डेट में कोई भी कंपनी नहीं दे पा रही, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है। मैंने समझाने के लिए आपको एक छोटा सा नंबर लिया है, मगर एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर्स है और करोड़ों में फिगर आती है। डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अलावा दोस्तों हमें 2 चीजों का और ध्यान रखना है। उस कंपनी की कितनी परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज हैं जो पेंडिंग है, और टोटल कितना अमाउंट जो कंपनी से क्लेम किया गया है वो पेंडिंग है। आइए इसको भी समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी के पास अगर 1 साल के अंदर 100 डेथ क्लेम्स आए हैं, तो हमें यह देखना है कि उन 100 में से कितने एक्चुअली सेटल हुए हैं। लेट्स से XYZ कंपनी है जिसके पास 100 क्लेम्स आए थे, जिसमें से उन्होंने 98 पॉलिसीज को सेटल कर दिया। दोस्तों मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इस कंपनी की जो एक्चुअल सेटलमेंट रेशियो आती है वो आती है 98%। मगर इसी चीज के साथ मुझे एक और चीज का ध्यान रखना है। इस कंपनी में जो 98 पॉलिसीज का क्लेम आया है उसका अमाउंट कितना था? लेट्स से इन सभी व्यक्तियों का जो टोटल अमाउंट आया वो आया 100 करोड़। 100 करोड़ अगर किसी कंपनी का इतना बड़ा क्लेम आता है, ये हमने देखा है दोस्तों, कोविड के दौरान 100 से ज्यादा करोड़ का क्लेम पास किए गए हैं, मगर ये एक्चुअली फिगर्स अचीवेबल हैं और कई कंपनी से ये पे भी किया है। तो अब समझते हैं एक्चुअली जो 98% पॉलिसीज हमारी सेटल हुई थी, उसके अंदर से लेट से कंपनी ने केवल सिर्फ 88 करोड़ का ही प्रीमियम पे करा। यानी कि मेरे पास टोटल पॉलिसीज जो थी वो 100 थी, 98 पॉलिसीज तो मैंने सेटल कर दी, मगर जो 2 पॉलिसीज मेरी पेंडिंग थी उसका एक्चुअल अमाउंट जो पेबल था वो तकरीबन 12 करोड़ का था दोस्तों। तो कंपनी ने 100 करोड़ में से 88 करोड़ ही पे करा, जहां पे मेरी क्लेम सेटलमेंट रह गई केवल 88%। आप लोगों को इस चीज का खास ध्यान रखना है, जब आप किसी भी कंपनी के साथ पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी की पॉलिसी कितनी पे कर रही है, साथ ही साथ कितना अमाउंट पे कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी नंबर ऑफ पॉलिसी से ज्यादा पे कर रही है, मगर कोई बड़ा सम एश्योर्ड यानी कि बड़े इंश्योरेंस के अमाउंट को होल्ड कर रही है अपने पास या रिजेक्शन कर रही है। पॉलिसी लेते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए समझते हैं हम परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज और अमाउंट ऑफ पॉलिसीज पेंडिंग को किस तरीके से समझे। फॉर एग्जाम्पल, आज एक XYZ कंपनी है जिसके पास टोटल 100 पॉलिसीज का क्लेम आया है। अब इसके अंदर पॉलिसीज जो थी, कंपनी ने 98 पॉलिसीज का क्लेम सेटल कर दिया। तो यानी कि यहां पर जो कंपनी ने अचीव करा वो है 98% क्लेम सेटलमेंट। मगर इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो अभी तक मिसिंग थी, वो है टोटल कितना अमाउंट इनको पे करना था, जो कि टोटल अमाउंट की अगर हम बात करते हैं वो आता है 100 करोड़। कंपनी ने 100 करोड़ में से इस 98% में कितना एक्चुअली पे करा? लेट्स से ये फिगर हमारी निकल के आती है 88 करोड़। तो दोस्तों जब ये 100 करोड़ में से सिर्फ 88 करोड़ यानी 88 करोड़ पे कर रही है कंपनी, तो यहां पर इनका डेथ अमाउंट सेटलमेंट, डेथ क्लेम अमाउंट सेटलमेंट कितना हुआ? वो केवल 88% रह गया दोस्तों। आप जब भी अपने लिए टर्म प्लान पसंद कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का पसंद कर रहे हैं, पॉलिसी परसेंटेज के साथ साथ आपको डेथ क्लेम सेटलमेंट जिसका अमाउंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली कंपनी कितना पैसा पे कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कंपनी ने कुछ छोटी पॉलिसीज का सेटलमेंट कर दिया और बड़े समय शॉर्ट्स को रोक दिया है? क्या ये आपके लिए भी तो रिस्की हो सकता है? दोस्तों IRDA जो सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करती है, हर साल अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज को क्लैरिफाई भी करती है। यहां पे आप देखिए, पहले तो बताना चाहूंगा LIC और प्राइवेट सेक्टर को IRDA अलग अलग मेंशन करती है, क्योंकि LIC अपने आप में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी प्राइवेट एंटिटीज मिलकर भी उनको बराबर नहीं कर पा रही। यहां पर LIC का 19-20 का जो रेशो है,
जहां पर इन्होंने डेथ क्लेम जो था केवल 7% का इनके पास क्लेम आया था, बल्कि मेच्योरिटी 60% पे किया था एलआईसी ने। वही 20-21 में आके डेथ क्लेम 7 से बढ़ के 8% हो गया और जो मेच्योरिटी सेटलमेंट था वो 58% रहा दोस्तों। अगर यही कंपैरिजन मैं करता हूं प्राइवेट कंपनीज के साथ, जिसके अंदर मैं लमसम सभी प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूं, आईआरडीए बताती है 2019-20 के अंदर टोटल डेथ क्लेम्स जो सेटल किए गए थे वो थे 12% और उनका जो मैच्योरिटी इसकी रिक्वायरमेंट आई थी या मैच्योरिटी पेबल अमाउंट था वो था केवल 23%। इसी फैक्टर को आईआरडीए ने और रिफाइंड फॉर्म के अंदर दिखाया है, जहां पे वो टोटल क्लेम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। ये टोटल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो की फिगर आई है दोस्तों, जहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है टोटल क्लेम्स कितने आए कंपनी के पास, कितना क्लेम पे किया गया, कितने क्लेम्स रिजेक्ट करे गए। कई बार ये भी आता है दोस्तों, आपकी पॉलिसी रिजेक्ट की जाती है। आगे वीडियो में जुड़े रहेगा, बताऊंगा क्यों आपकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाती है। साथ ही साथ कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर एंड के टाइम पे आते हैं, जो अनपेड रह जाते हैं, तो कंपनी उसे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉरवर्ड कर देती है। उसको हम अनक्लेम फंड कहते हैं। कई बारी कुछ पॉलिसीज के अंदर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट रह जाती है, कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए होता है, उस वजह से भी कई बारी अनक्लेम रह जाते हैं आपके पास। तो दोस्तों 2020-21 का डेटा है ये आईआरडीए का, जहां पे बताते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज जिसका क्लेम आया था वो था 11,01,307 पॉलिसीज, जिसके अगेंस्ट टोटल क्लेम मांगा गया था पॉलिसी धारक यानी पॉलिसी होल्डर, आप जैसे लोगों ने जो क्लेम किया था इंश्योरेंस कंपनी से, वो था 28,227 करोड़। आउट ऑफ विच एक्चुअली जो नंबर ऑफ पॉलिसीज 11,01,000 पॉलिसीज में से केवल 10,83,000 10,83,000 पॉलिसीज ही सेटल हो पाई और जो 28,227 का अमाउंट मांगा गया था, भले वो मैच्योरिटी का था या डेथ क्लेम्स का था, कंपनी ने सभी कंपनी से मिलके 26,421 करोड़ का टोटल अमाउंट पे करा है। आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा दोस्तों, इसके अंदर इस टोटल रिपोर्ट के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्लेम रिजेक्टेड का। 11 लाख पॉलिसीज में से 12,559 पॉलिसीज रिजेक्ट भी की गई हैं। कई सारे कारण हो सकते हैं, कई बारी आप अपने एक्चुअल फैक्ट्स नहीं बताते, कई बारी आप अपनी इलनेसेस छुपा देते हैं, कई बार आप एक्चुअल अपने सारे डॉक्यूमेंट सही प्रेजेंट नहीं करते, जिस वजह से कंपनी के पास राइट है वो आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकती है अगर आपका कोई भी क्लेम आता है। जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, एक चीज का खास ध्यान रखें दोस्तों, आप कोई भी अपनी हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन अपने पॉलिसी धारक से या पॉलिसी देने वाली कंपनी से बिल्कुल ना छुपाए। अपनी करंट हेल्थ बताएं। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी दे सकती होगी, वो आपको देगी, आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन हो, भले थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करेगी मगर देगी। मगर छुपाने से आप कंपनी का ही फायदा करा रहे हैं अल्टीमेटली, जहां पर आप जब क्लेम लेने तो जाएंगे बट आपके परिवार वालों को पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये कहकर कि आपने हमसे सच छुपाया था। इसके अलावा जो पेंडिंग अनक्लेम फंड रहे हमारे, वो 257 करोड़ के रहे। अब आइए दोस्तों जानते हैं, जब आपकी पॉलिसी पे आपने टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज पेंडिंग देख ली, टोटल अमाउंट पेंडिंग देख लिया, एक आखिरी चीज आपको और ध्यान रखनी है जब भी आप अपने लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी पसंद कर रहे हो, उसका नाम है क्लेम रिजेक्शन रेशियो। इस चीज को आइए समझते हैं आईआरडीए की रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये आईआरडीए की रिपोर्ट है 2021 की, जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है हर कंपनी के बारे में, इस कंपनी ने कितनी पॉलिसीज के ऊपर क्लेम रिजेक्ट करा है या टोटल अमाउंट रिजेक्ट करा है। आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप अपने लिए कोई टर्म इंश्योरेंस फाइनल कर रहे हो। खास तौर पे ये आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए जानना जरूरी है। कारण उसका सबसे बड़ा ये है, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जिसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो 1.25% से ज्यादा है, वो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो जब भी आप इसे फाइनल करें, इस चीज का खास ध्यान रखें ताकि आपके परिवार को आपके अनुपस्थिति के अंदर कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जब भी मैं कोई कंपनी फाइनल करने जा रहा हूं, मुझे यह भी जानना जरूरी है उस कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन कितना है। एज पर आईआरडीए हर कंपनी को अपने टोटल इंश्योरेंस अमाउंट, यानी कि अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ की इंश्योरेंस दी है, उसका 150 गुना आईआरडीए के पास
सबमिट कराना पड़ता है एज अ सॉल्वेंसी मार्जिन। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? किसी वजह से अगर इंश्योरेंस कंपनी कल को बैंकरप्ट हो जाती है या किसी वजह से पे नहीं कर पाती, तो IRDA उस पैसे से उस पॉलिसी होल्डर्स को जिन्होंने क्लेम किया था उनको वो पैसा पे कर सकती है। तो ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं उसका एक्चुअल फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है और क्या उसने IRDA की ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन पूरी करी है कि नहीं करी। सॉल्वेंसी मार्जिन जानने के बाद दोस्तों आपको एक और चीज का ध्यान रखना जरूरी है। आप जिस कंपनी के माध्यम से निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना एसेट अपने अंदर संभाल के रखी हुई है, कहां का पैसा उन्होंने पा कर है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस चीज को हम साधारण भाषा में कहते हैं AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट। अगर किसी कंपनी की आज के समय पे बहुत छोटी सी इनकम है और छोटी सी कंपनी है जिसके एसेट्स भी ज्यादा नहीं है, वो कंपनी जल्दी ही गायब हो सकती है दोस्तों। बशर्ते कंपेयर अगर मैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे LIC की अगर बात करता हूं जिसका एसेट मैनेजमेंट ही आज की डेट के अंदर, अगर मैं सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की बात करूं तो वो तकरीबन 37 लाख करोड़ है। हमारी टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी बड़ी संस्था है वो। तो आपको जब भी कोई टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ LIC की बात करें, आप प्राइवेट कंपनीज में भी देख सकते हैं, मगर उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट का भी खास ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। तो अब दोस्तों आइए समझते हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं और क्या क्या राइडर्स हैं जिनके लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है, आप प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन कौन सी सेलेक्ट करते हैं। ज्यादातर कंपनीज आपको रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम की ऑप्शन देती है, मगर आपकी मर्जी है आप क्या चूज करना चाहते हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि आज अगर आप कोई 1 करोड़ की इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपने 60 साल तक प्रीमियम पे करना है तो कंपनी आपसे एक फिक्स अमाउंट चार्ज करेगी, मगर यही पॉलिसी के अंदर कंपनी आपको बेनिफिट देती है और कह देती है कि अगर आप सर हमें 60 साल से पहले यानी कि सिर्फ 10 साल तक ही प्रीमियम पे कर दें, इनिशियली थोड़ा ज्यादा पे करेंगे जो कि आपके एक्चुअल अमाउंट का डबल होगा, मगर अगर आप पे कर देते हैं इन टोटलिटी जो आपने 60 साल तक पे करना है आप उससे कम पे कर रहे हैं। मेरी सलाह यह है दोस्तों, आप इस जाल में मत फंसिएगा। कारण आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। दोस्तों अगर आज मैंने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस करवाया है, वो करवाया है मैंने 60 साल की एज तक और मेरी उम्र है अभी केवल 35 साल, तो यानी कि मेरे पास 25 साल है जब मेरे को प्रीमियम पे करना है। कंपनी मुझे ऑप्शन देती है कि सर आप 25 साल पे जो भी प्रीमियम पे करोगे, लेट से मैं 10,000 रुपए साल का यहां पे कर रहा हूं, कंपनी मुझे ऑप्शन देती है कि सर आप 25 साल के बजाय सिर्फ 12 साल ही प्रीमियम पे कर दीजिए और हम आपसे प्रीमियम जो चार्ज करेंगे वो तकरीबन 15,000 रुपए चार्ज करेंगे। अब दोस्तों अगर प्रीमियम टोटल इवैल्यूएट करा जाए तो 25 सालों में 10,000 के हिसाब से मैं टोटलिटी में 2.5 लाख रुपए प्रीमियम पे कर रहा हूं 25 सालों में, जबकि केवल 12 साल देने में मेरी पॉकेट से सिर्फ 1,80,000 रुपए जा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा क्या फायदा दिख रहा है दोस्तों? क्या आपको ये 2.5 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं या ये 1,80,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं? अगर मेरी माने तो ये 1,80,000 आपके लिए ज्यादा है दोस्तों। उसका सिंपल सा कारण है, समझते हैं। आज मेरी उम्र 35 साल है, अगर मैं 25 सालों से पहले कभी मेरी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 10 साल के बाद एग्जांपल लेते हैं, 10 साल के बाद मेरी डेथ होगी दोस्तों, तो उस समय तक मैंने कितना प्रीमियम पे किया होगा 10,000 के हिसाब से? 10,000 इंटू 10 यानी कि मैंने तकरीबन 1 लाख रुपए प्रीमियम ही पे किया है। मगर अगर मैंने लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन ली थी जहां पे मैं 15,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहा था और मैंने 10 साल पे करा था और मेरी डेथ हो जाती है 10वें साल पे, तो यहां पे दोस्तों मैं 1.5 लाख रुपए पे कर चुका हूं ऑलरेडी। आपका नुकसान है इसमें, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। जब भी आप टर्म प्लान लेने जा रहे हैं, रेगुलर प्रीमियम लें या उस समय तक लें कि आप अपने ऊपर लायबिलिटी जब तक लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपनी अगर एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस ले रखा है 100 साल की उम्र तक, जिसमें मैं केवल सिर्फ 60 साल तक ही प्रीमियम पे कर रहा हूं। 60 के बाद मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ जीना चाह रहा हूं, मैंने अपने ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रखी भी, मगर साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखा है अगर 60 से पहले मुझे कुछ हो जाता है तो मैं कम ही प्रीमियम पे कर रहा हूं एज कंपेयर टू अगर मैं 12 पे ऑप्शन या 10 पे या 5 पे ऑप्शन लेता। तो जब भी आप टर्म प्लान लेने जाएं,
इस जाल में मत फंसिएगा दोस्तों। दूसरी चीज का हमें जो ध्यान रखना है दोस्तों, वो है पॉलिसी फीचर्स। पॉलिसी हमें क्या क्या बेनिफिट दे रही है। अमूमन तौर पे देखा गया है टर्म प्लान के अंदर सिर्फ दो ही मेन फीचर्स दिए जाते हैं। पहला, अगर मेरी मृत्यु हो गई पॉलिसी टर्म के दौरान तो मेरे बाद मेरे परिवार को पैसा मिल जाएगा, और अगर मैं जी गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा फीचर, जो भी मैंने प्रीमियम पे करा है एक सर्टेन टर्म तक या टेन्योर तक, और मैं उसके बाद सर्वाइव कर जाता हूं, तो वो कंपनी मुझे टोटल प्रीमियम वापस कर देती है। जो भी मैंने टैक्सेस पे करे हैं, जीएसटी, उसे हटा के बेसिक प्रीमियम मुझे वापस मिल जाता है। ये दो ही बेसिक फीचर्स हैं सर, इसके अलावा और कोई फीचर आपको कंपनी नहीं देती। अब हम जानते हैं इस टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको और एडिशनल क्या क्या मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है इस पॉलिसी के साथ, वो होते हैं इसके राइडर्स। राइडर्स कई तरीके के हैं दोस्तों, बट मेरे खास कुछ जो पसंद के हैं राइडर्स, आज मैं आपसे उनसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ एक एक्सीडेंटल डेथ राइडर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सीडेंट डेथ राइडर लेने का बेनिफिट क्या है दोस्तों, मुझे नहीं पता परमात्मा मुझे किस क्षण बुलाएगा और किस तरीके से बुलाएगा। आज मेरी डेथ नेचुरल होनी है या एक्सीडेंट से होनी है मुझे नहीं पता, बट एक छोटा सा, बहुत ही नॉमिनल सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके मैं आज अपने आप के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित कर रहा हूं। जहां पे एक्सीडेंटल डेथ राइडर से अगर मेरी 1 करोड़ की इंश्योरेंस है और अगर मेरी डेथ एक्सीडेंट से हो रही है तो मेरे परिवार को उसका डबल यानी कि 2 करोड़ कंपनी पे करेगी। तो इस चीज के लिए मेरे को कभी ना नहीं करनी चाहिए। बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट ऐड किया जाता है प्रीमियम के अंदर, मगर ये चीज मेरे आने वाले फ्यूचर में मेरे को और साथ ही साथ मेरे फैमिली को भी सिक्योर करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट राइडर है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस। ये राइडर अगर मैं पॉलिसी में ऐड करवा लेता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल जाती है दोस्तों। मुझे नहीं पता मेरे शरीर के अंदर प्रभु ने क्या इंजीनियरिंग करी है, किस तरीके के मेरे अंदर क्या बीमारी चल रही है, क्या क्या अवगुण मेरे साथ होने वाले हैं, मगर ये राइडर होने की वजह से मैं इस चीज से सुनिश्चित हो जाता हूं, अगर कल को मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ, जैसे कि कैंसर हो गया या कोई किडनी फेलियर हो गया, कोई भी ऑर्गन फेलियर हो गया, या इसके अलावा कोई मेजर इलनेस हो जाती है, उस सिचुएशन के अंदर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, मेरे पास कैश है या नहीं है, ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर करेगी मेरे घर वालों को एक लमसम हैंडसम अमाउंट उसी समय मिल जाएगा। हो सकता है इस पैसे से ही मैं अपना इलाज करवा लूं। अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके अलावा भी कंपनी मुझे ये पैसा देगी। तो ये मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज है दोस्तों, और ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर फैक्टर। एक छोटा सा जो राइडर्स की मैं आपसे सबकी बात करने जा रहा हूं, बहुत नॉमिनल और बहुत छोटा सा परसेंटेज ऐड होएगा, मगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को सोने चांदी से लगा दिया जाएगा। अब इन राइडर्स के अंदर दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक और राइडर आता है जो मेरे को जरूर लेना चाहिए, जिसका नाम है परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। अब ये डिसेबिलिटी मेरे साथ कब होनी है, कैसे होनी है और किस स्थिति के अंदर होनी है, अब मेरे को कुछ नहीं पता, मगर इस राइडर के होने की वजह से मेरे को एक एडवांटेज मिल जाती है। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरे फैमिली के अंदर एक लमसम अमाउंट या एक फिक्स इनकम आना अनिवार्य है दोस्तों, अगर ये मैंने टर्म राइडर के साथ ऐड कराया हुआ है। अब परमानेंट डिसेबिलिटी वो सिचुएशन कही जाती है दोस्तों जब आपके शरीर के कोई भी 2 अंग, 2 लिम्स खराब हो गए हैं। ये 2 हाथ हो सकते हैं, 2 पैर हो सकते हैं, 1 हाथ 1 पैर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ हो रहा है तो आपको परमानेंट डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी आपको कुछ और बेनिफिट्स भी देती है, जैसे कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जो कि जनरली आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लेते हैं। आज के समय पे कई टर्म इंश्योरेंसेस, कई कंपनीज इस फीचर को ऐड करके देती हैं एज अ राइडर। आ जाता है हॉस्पी केयर बेनिफिट। अब दोस्तों इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हमें दिए जा रहे हैं। आज की डेट के अंदर आप किसी कारणवश अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहे हैं, डेंगू की वजह से, मलेरिया की वजह से या किसी और कारण की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक इनकम का लॉस हो रहा है। ये राइडर आपको वो इनकम का लॉस रिकवर करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमने 25 लाख रुपए का ये राइडर अपने टर्म प्लान के साथ ऐड कराया है और किसी कारण से मुझे 1 हफ्ता हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहना पड़ा, तो कंपनी मेरे को 12,500 रुपए 1 हफ्ते के हिसाब से पे करेगी अप टू द सम एश्योर्ड। दोस्तों ये फीचर जो है जनरली हेल्थ इंश्योरेंस का एक पार्ट रहा है, मगर मेरी सलाह ये है कि आपको टर्म राइडर के साथ लेना चाहिए, कारण ये कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ता राइडर हमें मिल जाता है। इसके बाद आपके मन में जो एक डर बैठा हुआ है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार में एक जो रेगुलर इनकम आ रही थी, जो उसका लॉस हुआ है, मैं उसको किस तरीके से कवर कर सकता हूं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा
टर्म इंश्योरेंस के साथ एक और ऐसा राइडर दिया जा रहा है जहां पे आप अपनी नॉमिनी के लिए या अपने परिवार के लिए एक फिक्स इनकम का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस राइडर को कहा जाता है इनकम फॉर स्पाउस राइडर। दोस्तों, अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी में करवा लेते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज आ जाती है, जहां पर आपके परिवार को न केवल एक लमसम अमाउंट मिलेगा आपके जाने के बाद, बल्कि आपके परिवार को एक फिक्स्ड इनकम भी मिलती रहेगी एज पर द टर्म्स जो आप डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं अपने लिए 1 करोड़ की पॉलिसी लेता हूं जिसके अंदर 50 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लिया है और 50 लाख का ही मैंने इनकम बेनिफिट लिया है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं नहीं रहता तब मेरे परिवार को लमसम 50 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ उनको एक फिक्स्ड इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी अप टू 50 लाख एज पर द टर्म ऑफ द पॉलिसी। और दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ वो खास बातें जो अमूमन तौर पे आप अगर ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो शायद आपको पता भी ना चले। सबसे पहली चीज, हर कंपनी अपने हिसाब से आपको टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स बेनिफिट जोड़ के देती है। कुछ कंपनीज आपको प्योर टर्म प्लान ही प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनीज आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम के ऑप्शन भी देती हैं, कुछ कंपनीज आजकल यूलिप के तौर पे यानी कि आपको मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट के साथ भी टर्म इंश्योरेंस जोड़ के दे रही हैं और कुछ आपको गारंटीड एडिशन के साथ भी दे रही हैं। हर कंपनी के पास अपना एक फीचर है, अपना एक प्रोडक्ट है। आप इस चीज को जब तक अच्छे से ना समझें आप तब तक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मत लीजिएगा। इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने कहा था मेरे को टर्म इंश्योरेंस किस एज तक लेना चाहिए, ये मेरे हाथ में है दोस्तों। आज के समय पे कई ऐसी कंपनीज हैं जो मुझे होल लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही हैं, यानी कि जैसे कि मैं अपना एग्जांपल भी ले सकता हूं। मैंने अपने लिए 100 साल तक की इंश्योरेंस करवा रखी है, जिसके लिए मेरे को सिर्फ प्रीमियम जो है 60 साल तक पे करना, उसके बाद प्रीमियम नहीं पे करना। अगर मेरी मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है दोस्तों तो मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अगर मेरे को 60 के बाद कुछ हो जाता है तो मेरे आने वाली पीढ़ी को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, भले आप उसे कह सकते हैं एफडी के तौर पे, या फिर आप कह सकते हैं एक फिक्स्ड इनकम या एक वर्चुअल प्रॉपर्टी मैंने उनके लिए क्रिएट करके रख दी है। होल लाइफ ऑप्शन एक नया ट्रेंड है दोस्तों, इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप टर्म प्लान अपने लिए फाइनलाइज करने जा रहे हो। अब दोस्तों, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा चिंतित होता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लें। आप चाहें तो ये पॉलिसी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू भी ले सकते हैं। मगर मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लें, आपके और इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आपके बीच में एक मीडिएटर होना आवश्यक है। दोस्तों, आपके लिए जब टर्म इंश्योरेंस आपने लिया था, आपने ये अपने परिवार की खुशहाली के लिए लिया था, उनके बेनिफिट के लिए लिया था। मगर क्या कभी आपने सोचा है अगर आज आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उस सिचुएशन में आपका परिवार किस स्थिति में होता है। आपके परिवार को अगर कहा जाए कि आप एक कस्टमर केयर पे कॉल करें और हम आपको फिर बताएंगे, फिर आप हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, ये अरेंज करके दीजिएगा, या दूसरी जगह पे आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ एसोसिएटेड हैं जो आपके घर आकर आपके परिवार को सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके देने के बावजूद सिर्फ कागज साइन कराता है और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराता है। आप किसके साथ पॉलिसी जोड़ना चाहेंगे? आप ऐसी जगह जुड़ना चाहेंगे जहां पे कोई भी पर्सन नहीं है, एंड पर्सन नहीं है जिससे आपको बात करनी है, या आप ऐसी जगह जुड़ना चाहेंगे जहां पर आपको सारी सेवाएं दी जा रही हैं आपकी अनुपस्थिति के अंदर, साथ ही साथ आपके परिवार का भी बाद में ख्याल रखा जा रहा है। फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर जो आज आपने प्लानिंग करी है वो आपके फुलफिल किया जाता है। ऑफलाइन आप लेना चाहे ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मगर मीडिएटर को जरूर बीच में रखें। मैं इसमें कहूंगा एडवाइजर्स और एजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेने जाएं। अगर आप ले रहे हैं, आप ऑनलाइन लीजिए, मैं मना नहीं करता ऑनलाइन इंश्योरेंस को, मगर आप किसी एजेंट की जानकारी के थ्रू ही लीजिए। क्योंकि कई बार ये ऐसी सिचुएशन भी देखी गई है दोस्तों, जब मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा होता हूं, कोई एक ऐसा टिक पॉइंट रहता है, कोई चेक पॉइंट रह जाता है जो मेरे से गलती से क्लिक हो गया, जिस वजह से मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्या आप चाहेंगे आपके परिवार के साथ ऐसा हो? आपका परिवार सिर्फ और सिर्फ धक्के खाता रहे वो पैसे के लिए जो आपने उनके लिए जोड़े हुए थे? अगर आप नहीं चाहते तो जरूर एक एजेंट के थ्रू या एक एडवाइजर के थ्रू आप जुड़े और एक टर्म इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए लीजिए। दोस्तों, आखिरी में कहना चाहूंगा, अगर आज आपने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप कितने का टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए जरूरी है।
मेरे लिए नहीं, ये आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। और जितनी जल्दी आप इस सेफ्टी को रिकवर कर लेंगे या प्राप्त कर लेंगे, उतनी जल्दी आप पीस ऑफ माइंड और निश्चित तौर पे अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर दी गई डिटेल्स आपको समझ आई होगी और आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था हम आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस बताएंगे जो कि आप 60 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि आप अपने लिए कितने का इंश्योरेंस करा रहे हैं और कितने समय के लिए करा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये जानकारी घर घर तक पहुंच सके।